हेलो एवरीवन, आइए अलेक्जेंडर बैरन द्वारा लिखी स्टोरी द मैन हु न्यू टू मच इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं ताकि कहानी को हम ढंग से समझ सकें। पहले बात करते हैं हम सेटिंग की। द स्टोरी इज सेट इन एन आर्मी ट्रेनिंग डेपो। ये जो कहानी है एक आर्मी ट्रेनिंग डेपो की कहानी है विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नैरेटिव। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस कहानी के वर्णन में एज इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स, क्योंकि जो भी इसके पात्र हैं उनका बिहेवियर, उनके जो इंटरेक्शंस हैं तो उनके ऊपर काफ़ी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। द मिलिट्री एनवायरनमेंट एम्फेसाइजेज डिसिप्लिन, हायरार्की एंड लर्निंग। यहाँ पूरा जो मिलिट्री एनवायरनमेंट है तो हमें पता लगता है भी किस तरीके से यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर हायरार्की होती है, किस तरीके से बड़े ऑफिसर्स हैं, छोटे ऑफिसर्स हैं और छोटे ऑफिसर्स को बड़े ऑफिसर्स की बात माननी होती है। तो इस तरीके से एक सिस्टम होता है यहाँ, और यहाँ पर लर्निंग का काम भी होता है। तो हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं इस मिलिट्री के एनवायरनमेंट से। आगे देखते हैं हम कैरेक्टर्स। प्राइवेट क्वेल्च द प्रोफेसर। प्राइवेट क्वेल्च जो है जिसे प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, ये इसका निक नेम पड़ गया है। द मेन कैरेक्टर नोन फॉर हिज नॉलेज। ये मेन कैरेक्टर है और अपनी नॉलेज के लिए जाना जाता है, अपने एरोगेंस के लिए जाना जाता है, अपने एम्बिशन के लिए जाना जाता है। एरोगेंस मीन्स अभिमान, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा। ही इज हाईली इंटेलिजेंट। ये जो प्रोफेसर है काफ़ी इंटेलिजेंट है। ऑलवेज रेडी टू डेमोन्स्ट्रेट हिज नॉलेज। हमेशा कोशिश करता है कि अपनी नॉलेज को दूसरों को दिखाए। विच ऑफन एनॉयज हिज पीयर्स। जो ज़्यादातर जो इसके पीयर्स हैं, जो बाकी के सोल्जर्स हैं, इस बात को लेकर इससे खिंचते हैं। नरेटर वर्णन करता ए फेलो सोल्जर हु ऑब्जर्व्स एंड रिकाउंट्स। एक दूसरा सोल्जर जो हमें ये सारी कहानी बताता है, जो भी वहां पर हैपनिंग्स होती हैं, जो भी वहां पर बातचीत होती है। सार्जेंट एंड कॉर्पोरल टर्नबुल। ये जो दो इंस्ट्रक्टर्स के रूप में काम करते हैं, मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स हैं ये, हु इंटरेक्ट विद प्राइवेट क्वेल्च। जो मुख्य पात्र है प्राइवेट क्वेल्च, उसके साथ ये बातचीत करते हैं इन डिफरेंट कैपेसिटीज, अलग अलग कैपेसिटीज में, हाईलाइटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज कैरेक्टर। प्राइवेट क्वेल्च का जो कैरेक्टर है उसके जो अलग अलग पहलू हैं उसके कैरेक्टर के, तो उसको ये दोनों लोग हाईलाइट करते हैं। अदर सोल्जर्स, और इस कहानी में और भी कुछ सोल्जर्स हैं, सर्व एज द ऑडियंस टू क्वेल्च लेक्चर्स। क्वेल्च के जो लेक्चर्स होते हैं उसमें ऑडियंस का काम करते हैं एंड आर अफेक्टेड बाय हिज बिहेवियर। ये भी इसके मतलब जो प्राइवेट क्वेल्च है इसके बिहेवियर से ये बाकी के सोल्जर्स अफेक्टेड होते हैं, मीन्स प्रभावित होते हैं। प्लॉट। अब ये जो कहानी है किस तरीके से आगे बढ़ती है। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड प्राइवेट क्वेल्च इंटरेक्शंस विद हिज फेलो सोल्जर्स। ये जो कहानी है यहाँ पर हम देखते हैं प्राइवेट क्वेल्च जो मुख्य पात्र है, इसकी जो इंटरेक्शंस होती हैं बाकी के सोल्जर्स के साथ और अपने उसके सुपीरियर्स के साथ, मतलब जो सीनियर लोग हैं। हाईलाइटिंग हिज रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ रिकॉग्निशन एंड एडवांसमेंट। हम देखते हैं हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि उसकी रिकॉग्निशन हो, लोग उसे माने, एंड एडवांसमेंट, ये हमेशा इंप्रूव करता रहे। तो इस तरीके से जो प्राइवेट क्वेल्च है हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। which ultimately leads to an unexpected twist where he is assigned to permanent cookhouse duties as a way to curb his overbearing nature। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमेशा ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है अपने सुपीरियर से भी। तो इस कारण से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है इस कहानी में। क्या आता है, इसको परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज दे दी जाती हैं, मींस इसको साइड लाइन कर दिया जाता है ताकि ये बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज को दूसरों को इम्प्रेस ना कर सके, अपनी नॉलेज को ना दिखा सके, और इसको साइड लाइन करने के लिए मतलब किचन में कुक हाउस की ड्यूटीज इसे दे दी जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट, और इसके अंदर जो संघर्ष चलता है, एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। प्राइवेट क्वेल्च जो है स्ट्रगल्स विद हिज डिजायर फॉर एडवांसमेंट एंड रिकॉग्निशन। हम देखते हैं हमेशा प्राइवेट क्वेल्च कोशिश करता है कि वो एडवांस हो और उसकी रिकॉग्निशन हो, लोग उसे माने। विच ही परस्यूज टू द अनोयंस ऑफ एवरीवन अराउंड हिम। और इसके कारण बाकी के जो सोल्जर्स हैं इससे चिढ़ने लगते हैं, और इस तरीके से इसके सीनियर्स जो सुपीरियर्स हैं वो भी इससे चिढ़ने लगते हैं। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर हम बाहरी स्तर पर भी संघर्ष देखते हैं। क्वेल्च बिहेवियर क्रिएट्स फ्रिक्शन विद अदर सोल्जर्स एंड हिज सुपीरियर्स।
जो क्वेल्च के काम होते हैं, इसका जो बिहेवियर होता है, इस कारण से इसकी फ्रिक्शन पैदा हो जाती है बाकी सोल्जर्स के साथ भी, इसके सुपीरियर्स के साथ भी, हु फाइंड हिज नो इट ऑल एटीट्यूड अनबेरेबल, क्योंकि ये हमेशा शो करने की कोशिश करता है कि इसे सारा कुछ आता है, नो इट ऑल। तो इस तरीके का जो इसका एटीट्यूड है वो अनबेरेबल होता है, बाकी के सोल्जर्स या इसके सीनियर्स जो हैं अब इसे सहन नहीं कर सकते। थीम्स, इस कहानी के जो थीम्स हैं, एम्बिशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, जो हमारी एम्बिशन होती है और उसके क्या आगे परिणाम होते हैं। क्वेल्च एम्बिशन ड्राइव्स हिम टू सीक नॉलेज एंड रिकॉग्निशन, जैसे हम यहाँ देखते हैं प्राइवेट क्वेल्च, इसकी जो महत्वाकांक्षा थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिकॉग्निशन हो, लोग मुझे माने, बट इट ऑल एलिएनेट्स him from his peers and ultimately leads to a humbling role। तो इस कारण से बाकी के जो सोल्जर्स हैं, पीयर्स जो हैं, मतलब इसके साथ के जो सोल्जर्स हैं, उनसे ये अलग हो जाता है क्योंकि वो अब इसे लाइक नहीं करते, और इस कारण से सुपीरियर्स भी जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं या ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो भी इसे लाइक नहीं करते और इसको साइड लाइन किया जाता है और इसे हम्बलिंग रोल दिया जाता है, मीन्स काफ़ी नीचे का रोल, दैट इज कुक हाउस की ड्यूटीज, कुकिंग का काम इसे दे दिया जाता है। नॉलेज वर्सेस विजडम, ये और थीम है इस स्टोरी का। क्वेल्च हैज़ ए लॉट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, क्वेल्च को फैक्चुअल नॉलेज तो खूब है, मतलब फैक्ट्स तो इसे काफ़ी पता है, बट लैक्स द विजडम टू सी हाउ हिज बिहेवियर अफेक्ट्स अदर्स नेगेटिवली, परंतु वो इस चीज़ को नहीं भांप सकता, नहीं जान सकता, इतनी बुद्धिमत्ता उसमें नहीं है कि किस तरीके से उसका जो बिहेवियर है दूसरे के ऊपर नेगेटिवली असर डाल रहा है। आइसोलेशन इन ए कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर भी वो अकेला महसूस करता है। डिस्पाइट बीइंग इन ए टाइट निट मिलिट्री कम्युनिटी, क्वेल्च एक्शंस आइसोलेट हिम सोशली, इसके जो एक्शंस हैं उसको सोशली, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर अलग थलग कर देते हैं, वो अकेला पड़ जाता है क्योंकि वो दूसरों की इमोशंस को कभी भांप नहीं पाता। पॉइंट ऑफ व्यू, अब ये जो स्टोरी है किसके दृष्टिकोण से बताई गई है? द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन अननेम्ड नरेटर और फेलो सोल्जर। ये एक कहानी एक सोल्जर ने बताई है जो वर्णन करता है, उसका नाम नहीं दिया गया, उसके दृष्टिकोण से, क्योंकि क्लोजली वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता है और सुनता है। विच प्रोवाइड्स एन इंटीमेट लुक एट क्वेल्च कैरेक्टर, और ये क्वेल्च के कैरेक्टर को अच्छे ढंग से समझता है, उसको देखता रहता है, एंड द ग्रुप डायनामिक्स, और जिस तरीके से वहाँ बाकी के सोल्जर्स या जो सुपीरियर्स थे तो किस तरीके से वहाँ पर बातचीत बढ़ती रहती है या इससे लोगों की नाराजगी बढ़ती रहती है। टोन एंड स्टाइल, अब इस कहानी की टोन और स्टाइल के बारे में बात करते हैं। द टोन इज समवट ह्यूमरस एंड आयरोनिक, इस कहानी की जो टोन है वो हास्यप्रद है, आयरोनिक भी है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं प्राइवेट क्वेल्च जो है वो ज़्यादा नॉलेज शो करता है, अच्छी बात है, उसे इतनी नॉलेज है, परंतु उसे कोई भी पसंद नहीं करता, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं सिचुएशन जो है आयरोनिक हो जाती है, हमारी उम्मीदों के अगेंस्ट हो जाती है। पर्टिकुलरली इन हाउ द स्टोरी डिस्क्राइब्स क्वेल्च ओवर कॉन्फिडेंस एंड द अल्टीमेट आयरनी ऑफ हिज असाइनमेंट टू द कुक हाउस, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेल्च का जो है ओवर कॉन्फिडेंस तो था, और इस कारण से हम देखते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण लोग उससे चिढ़ते हैं और इसको कुक हाउस की ड्यूटी असाइन कर दी जाती है। द स्टाइल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिटिंग द मिलिट्री सेटिंग एंड द डायरेक्ट नेचर ऑफ द इंटरेक्शंस। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ जो स्टाइल है कहानी बताने का, सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिटिंग द मिलिट्री सेटिंग, क्योंकि मिलिट्री में कोई भी जो बॉस होता है या जो ऑफिसर होता है वही सर्वोपरि होता है, उसके डिसीजंस फाइनल होते हैं, एंड द डायरेक्ट नेचर ऑफ द इंटरेक्शंस, और यहाँ पर सीधी आपसी बातचीत होती रहती है। सिंबलिज्म, प्रतीक के रूप में ग्रेनेड, यहां पर हम देखते हैं ग्रेनेड को प्रतीक के रूप में यूज किया गया है। द ग्रेनेड कैन बी सीन एज ए सिंबल ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे पावर के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिंबल के रूप में यूज किया गया है। व्हेन क्वेल्च इज गिवन द ग्रेनेड टू लीड द लेक्चर, लेक्चर देने के लिए जब क्वेल्च को कहा जाता है ओके तुम ग्रेनेड के ऊपर लेक्चर दो, इट सिंबलाइजेज हिज टेक ओवर ऑफ अथॉरिटी ऑल्बिट टेम्पोरेरीली। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये एक अथॉरिटी को सिंबलाइज करने लग जाता है ये ग्रेनेड, और हालांकि अब ये मानते हैं ये टेम्पोरेरीली होती है क्योंकि इसके बाद सारी घटना जो कहानी की है वो बदल जाती है। थैंक यू।